हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम लोग अभी 7th क्लास का पर्यावरण पढ़ेंगे और 7th क्लास का जो पर्यावरण है यह एनसीईआरटी के बुक से हम लोग देखेंगे, है ना। एनसीईआरटी बुक में देखिए ये एक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है पर्यावरण। पर्यावरण को हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन पर्यावरण के संदर्भ में देखिए, यानी कि पीआरटी की अगर हम लोग बात करें तो पीआरटी में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पर्यावरण से 10 सवाल जो है पूछा जाता है आपके पीआरटी के एग्ज़ाम में, यानी कि प्राथमिक टीचर के एग्ज़ाम में आपको 10 सवाल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? अंतर्गत शामिल है कौन? तो मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृति, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं, है ना। घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुआ, फ्रेंच, है ना, फ्रेंच भाषा से हुआ है इसका उत्पत्ति। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो यह जीवधारियों को परिभाषित करता है, यानी कि जीवधारियों को जो आपसी संबंध है, पर्यावरण का संबंध जो है जिसमें वे लोग रहते हैं, इसी को परिभाषित करता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट से हुई, जिसका अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल। और पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये जैव मंडल का निर्माण करते हैं, जैव मंडल का। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं, है ना। उसके बाद देखिए वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ होता है? वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ है? तो अदला बदली का व्यापार होता है। जैसे प्राचीन समय में वस्तु विनिमय पद्धति ही चलती थी। जैसे मानते हैं, है ना, आप गेहूं उपजाते हैं और हम धान उपजाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास गेहूं नहीं है और आप चाहते हैं अदला बदली कर दें, है ना, तो हमारी वस्तुएं आप ले जाते हैं और आपकी वस्तुएं हम लेते हैं, अदला बदली करते हैं। इसी को हम लोग वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो पर्यावरण के यहाँ पर देखिएगा तो 3 घटक हो जाएगा। और पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं? प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक, दोनों। और एक संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव मंडल। जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं, उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। और कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो ये मछली घर नहीं हो जाता है ना। कौन सा? तो मछली घर नहीं होगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है ना। अच्छा, एक प्रश्न आपके पीआरटी में पूछा हुआ, कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है ना। आप लोग देखिएगा पीआरटी में प्रश्न पूछा हुआ है आपके पर्यावरण से ही। तो यही प्रश्न था जो सीधे सीधे आपके एससीईआरटी से और सीधे सीधे आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया। पूछा है ना, कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो देखिए जनसंख्या वृद्धि हो जाता है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो ये सड़क हो जाएगा। और इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो ये ताल हो जाता है ना। कौन सा? तो ताल हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए आगे भी हम लोग बढ़ लें। इसी में हम लोग देखेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार बने सेल को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। और पृथ्वी के कुछ आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? तो सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का हो जाता है ना, क्रोड का। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या अंतर्भेदी आग्नेय सेल ग्रेफाइट,
ग्रेनाइट और बहिर्वेदी आग्नेय सेल बेसाल्ट और अवसादी सेल चूना पत्थर और कायांत्री सेल एस्लेट क्या होगा, सभी सुमेलित हो जाते हैं, है ना। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगी, तो यह नीस में परिवर्तित हो जाती है, नीस में। और एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी होती है, तो यह बेसाल्ट के चट्टानों से, है ना, बनी होती है। और बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो बलुआ पत्थर जो है यह अवसादी चट्टान हो जाता है ना। यह क्या है, अवसादी चट्टान हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आग्नेय सेल ग्रेबो, अवसादी सेल चूना पत्थर, कायांत्री सेल संगमरमर, 1 2 3, है ना, क्या होगा इसका, तो तीनों का तीनों जो कथन है वो सही हो जाएगा। कहता है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी सेल के कायांत्रिक सेल में परिवर्तन हो सकती है, आग्नेय सेल और अवसादी सेल, है ना, तो ये दोनों हो सकती है, ठीक है। और पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम हो जाता है सियाल, सीमा, है ना, सियाल, उसके बाद सीमा और नीफियो हो जाएगा, 2 1 3। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, तो सीमा में इसकी अधिकता जो है वो पाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कहता है ना, कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टाने जो है यह अधिकता मात्रा में पाया जाता है, तो सीमा में पाया जाता है। और यहाँ पे पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, निकेल और लोहा की प्रधानता कहाँ पर है, तो ये देखिए निकेल और लोहा की प्रधानता नीफे में है। और पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो परपट्टी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि महाद्वीपीय द्रव्यमान पर परपट्टी की जो मोटाई है कितना है, तो 35 किलोमीटर हो जाएगा, 35 किलोमीटर। और यहाँ पे महासागर की भूपरपट्टी में मुख्य रूप से डॉट डॉट जो है तो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। यानी कि सबसे आंतरिक परत को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो क्रोड के रूप में जानते हैं। क्रोड मुख्य रूप से, है ना, लोहा और निकेल का बना होता है। क्रोड जो है निकेल और लोहा का बना होता है। सबको एक बार रिवाइज करते जाइए, फास्ट रिवीजन में हम लोग, है ना, फटाफट इसको देख लेते हैं ताकि प्रश्न जो है छूटे नहीं आपसे, ठीक है। और महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक जो हैं सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाता है। यानी कि भूपरपट्टी के ठीक नीचे से मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है, तो यह 2900 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। और उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल परिवर्तित हो सकती है, तो यह दोनों है, आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस चट्टानों के पदों में खनिज का निक्षेपण या संचयन होता है, तो यह अवसादी चट्टान हो जाएगा, है ना, अवसादी चट्टान। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पर कौन सी ऋतु पाई जाती है, तो यह शरद ऋतु हो जाएगा, है ना, कौन सा, तो शरद ऋतु है। और शरद विषुव की स्थिति कब होती है, यह 23 सितंबर को होता है, 23 सितंबर। बसंत विषुव कब होता है, तो यह होता है 21 मार्च को। और निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो यह ग्रेनाइट हो जाता है, ग्रेनाइट। यानी कि अधिकांश चट्टानों, है ना, अधिकांश चट्टानों पिंड अंतर्वेदी किस चट्टानों से बनी है, तो यह आग्नेय चट्टान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चट्टान का रूपांतरण सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ग्रेनाइट नीस है या साइनाइट साइनाइट हो जाएगा, या ग्रेबो सर्पेंटाइन है या बेसाल्ट एस्लेट है, तो ये हो जाएगा सुमेलित, बेसाल्ट और एस्लेट हो जाता है ना, ये 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि शरद विषुव की स्थिति कब है ना। चलिए हम लोगों ने देखा, यहाँ पे कहता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती है, तो देशांतर कहलाती है ना, इसको देशांतर कहा जाता है। और किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर को होते हैं। और ये कई बार प्रश्न जो है यहाँ से बीपीएससी में पूछ चुका है,
है ना। कब दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये दोनों सही होगा। और सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो 21 मार्च हो जाएगा। यानी कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या हम कहते हैं? तो इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह भी कई बार प्रश्नों है पूछा गया है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का, है ना, हमारी बदलती पृथ्वी। एनसीईआरटी का भूगोल हम लोग 7th क्लास का कर रहे हैं। 6th क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हम लोगों ने फास्ट रिवीजन में उसका, है ना, रिवाइज भी किया है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, हमारी बदलती पृथ्वी। कहता है कि जब, यानी कि नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी इन बड़े मार्गों को क्या कहते हैं? इन मार्गों को विसर्प कहा जाता है, विसर्प। यानी कि नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है, इसको हम लोग मैदानी भागों में देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? तो ये समुद्री गुफा है, तटीय मेहराब है, स्टैक है और समुद्री भृगु। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोइस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो लोइस के निर्माण हेतु उत्तरदायी जो कारक है पवन हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो इसको एश तरंग कहा जाता है, एश तरंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है? इसको एल तरंग कहते हैं। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो इसको एश तरंग को कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा पी तरंग को कहा जाता है। यानी कि गुजरात के भुज जिले में बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो है यही मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता, है ना। और निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो सिस्मोग्राफ हो जाता है, सिस्मोग्राफ। यानी कि भूकंप किस कारण आते हैं? पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण, या उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर, या भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण। तो तीनों कारण इसके लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। तीनों जो कारण है इसके लिए क्या है? उत्तरदायी हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, कहता है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो विशेषता शैल नहीं हो जाएगा। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या कहलाती है? तो यह हिमोड कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? तो हिमोड कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो यह ज्वालामुखी हो जाता है, ज्वालामुखी। छत्रक शैलें पाई जाती है कहाँ पर? तो यह रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तान में। और चाप झील यहाँ पाई जाती है कहाँ? नदी घाटी में। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है? तो इसको हम लोग अंतर्जात बल कहते हैं, है ना, अंतर्जात बल कहते हैं। और कहता है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को किस रूप में जाना जाता है? तो अधिकेंद्र के रूप में हम लोग जानते हैं, अधिकेंद्र के रूप में। यानी कि भूपर्पटी में अनेक बड़े एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीपीय और महासागर की सत्य टिकी होती है। क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें कौन बल कहते हैं? तो बहिर्जात बल कहा जाता है। और बहिर्जात बल का निम्न में से एक उदाहरण नहीं है, यह पर्वत का निर्माण इसका उदाहरण नहीं है। भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ज्वालामुखी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाने का सही तरीका नहीं है क्या? तो मानवीय व्यवहार में परिवर्तन आना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है और कौन सा है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, साल्टो एंजिल्स हो जाता है ना, दक्षिण अमेरिका। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं,
नेक्स्ट है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में है। एंजिल जलप्रपात जो है किस देश में है, तो यह वेनेजुएला हो जाएगा, वेनेजुएला। और भूकंप की तीव्रता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भूकंप की तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है तो वह शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो वस्तुओं के गिरने में से क्षति पहुंचता है। तो ये उपयुक्त में से क्या होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा, है ना। इस सेशन में हम लोग कोई बकवास नहीं, ओनली फॉर स्टडी, है ना। तब जा कर के आपका फास्ट रिवीजन में फटाफट रिवीजन हो जाएगा, है ना। सारे 6, 7, 8, 9, 10 सारा ज्योग्राफी आप यहाँ से रिवीजन के तौर पे, फास्ट रिवीजन के तौर पे आप देखेंगे, है ना। भूकंप के कारण सर्वाधिक हानि कहाँ होती है, तो यह अधिकेंद्र के निकटतम भाग में होता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, तो यह नियाग्रा जलप्रपात हो जाएगा। कई बार प्रश्न ये है पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के सीमा पर स्थित है, तो ये कनाडा और क्या हो जाएगा, अमेरिका। यानी कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं, उसी को हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। और नदी के समुद्र तल तक पहुंचने से पहले ये अनेक धाराओं में विभाजित होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वितरिका कहते हैं, वितरिका। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। क्या समुद्री गुफा हो जाएगा, या तटीय मेहराब हो जाएगा, या समुद्री भृगु हो जाएगा, तो यह उपयुक्त में से सभी हो जाता है ना। भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है, उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो भूकंप लेखी कहा जाता है ना, भूकंप लेखी कहा जाता है। एनसीईआरटी में हम लोग क्लास 7th का ज्योग्राफी देख रहे हैं और इसी में पर्यावरण भी पढ़ना है। यानी कि पर्यावरण की बात किया जाए तो पर्यावरण से 10 प्रश्न आपके पीआरटी के एग्जाम में पूछा जाता है ना। पीआरटी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग अभी टॉपिक वायु पढ़ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन सा हो जाएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है उससे कम होता हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवरोही कहते हैं, यानी कि घटते हुए क्रम। और अगर आरोही आपसे पूछेगा कि आरोही का मतलब क्या होता है, तो आरोही होता है बढ़ते क्रम में। ये हो जाएगा बढ़ते क्रम में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये डिजिट क्या है, बढ़ रहा है ना। तो यही क्रम आपसे पूछता है कि अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही क्रम में देखिए नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आर्गन है, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो 0.03% हो जाएगा। यानी कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षा, है ना, वायुमंडल की किस परत में यह घटना घटती है ना। आंधी, तूफान, वर्षा, ओला, जो भी घटनाएं हम लोग देखते हैं वो सारी की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। यानी कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है, तो निचली सतह क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर हो जाता है। ट्रोपोस्फियर यानी कि वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, तो यह प्रयोग होती है आयन मंडल में, है ना। कभी कभी किस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिससे हम लोग मूलाभ मेघ कहते हैं, तो यह होता है समताप मंडल में। यानी कि आयन मंडल से, है ना, आयन मंडल से ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, तो आयन मंडल से ऊपर के भाग को हम लोग वाह्य मंडल कहते हैं, है ना, वाह्य मंडल कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसी भी वस्तु की सतह पर, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण मतलब ऊर्जा, एनर्जी
के जितने भाग का वापस प्रवर्तन हो जाना उसको क्या कहते हैं, तो एल्बिडो कहते हैं, एल्बिडो। और पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल है, मध्य मंडल है और आयन मंडल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत हो जाती है, तो सबसे नीचे वाली परत कौन है, क्षोभ मंडल हो जाएगा, है ना। क्षोभ मंडल के बाद निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल कहते हैं, तो ये क्षोभ मंडल हो जाता है ना, क्षोभ मंडल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तरण होता है, तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, है ना, क्षोभ मंडल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर किस मंडल की मोटाई, है ना, किस मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, किस मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होता है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, तो यह लोप होता है समताप मंडल पर होता है ना, समताप मंडल पर होता है। एक बार एनसीईआरटी का सारा रिवाइज हम लोग देख लेते हैं और रिवाइज के बाद इसके संदर्भ में जितने भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन सारे प्रश्नों को एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि हमारा जो तैयारी है वह बेहतर हो सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों का गरजना, बिजली कड़क, धूलकन एवं जल वाष्प कुछ नहीं होता, तो यह जो मंडल है यह समताप मंडल कहलाता है। यानी कि निम्नलिखित में किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में आदर्श दशा पाया जाता है ना, समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, तो यह समताप मंडल हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो यह समताप मंडल को कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मंडल में संचार उपग्रह उपस्थित होते हैं, तो आयन मंडल हो जाएगा, है ना, आयन मंडल हो जाएगा। किस मंडल में पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है, तो यह आयन मंडल हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है, तो यह हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता बाह्य मंडल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं बोरियालिस की होने वाली घटनाएं घटती है, तो यह वाह्य मंडल में होता है ना। और वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है, तो समताप मंडल और आयन मंडल हो जाएगा, समताप मंडल और आयन मंडल हो जाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यह कथन दोनों सही हो जाता है, 1 और 2, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कथनों पर विचार कीजिए, तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा कहता है कि जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। तीसरा, पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाता है ना। समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित होता है। यानी कि उपरोक्त में से सभी इसका जो पॉइंट है सही है। यानी कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, तो यह मध्य मंडल में जैसे ही उल्का पिंड प्रवेश करते हैं और वहाँ पे जलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है
और आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। और समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल किसने दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाता है ना, 1 और 2 दोनों सही होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ पे। तो ये ओजोन गैस पाई जाती है, यह ओजोन गैस देखिए समताप मंडल में पाया जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। पीआरटी के एग्जाम में कई प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, क्योंकि पीआरटी के एग्जाम में देखेंगे आप लोग, है ना, तो पीआरटी के एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न जो है पर्यावरण से, है ना, 10 प्रश्न पर्यावरण से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो यह ओजोन गैस हो जाएगा। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, तो यह समताप मंडल हो जाता है। यानी कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब क्या होता है, घट जाता है, घटता है ना, घटता है। यानी कि जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्षा कहते हैं। और वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होना शुरू हो जाए तो उसको सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पर होती है क्या, अधिक हो जाती है। और जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे हम लोग वर्षा कहते हैं। यानी कि संघनन से कपासी मेघ बनते हैं, संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। यानी कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, और इसका आविष्कार किसने किया था, तो सेल्सियस ने किया था। और किस मंडल में हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती है, तो यह बहिर्मंडल हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस मंडल में वायु की पतली परत पाई जाती है, तो बहिर्मंडल हो जाएगा, है ना। और वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है, तो तीसरी परत हो जाएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल इसका तीसरी परत हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यानी कि वायुमंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, तो समताप मंडल कहते हैं हम लोग, है ना। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान क्या है, बढ़ता है। और इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी परिघटना को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो बलुआ पत्थर ये अवसादी चट्टान हो जाएगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है, पाया जाने वाला, है ना, यह ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन भूपर्पटी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में, है ना, ऑक्सीजन ही पाया जाता है यहाँ पर। देखिए उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी सेल के कयांतरित सेल में परिवर्तन हो सकती है, आग्नेय सेल और शादी सेल, तो ये दोनों हो जाएगा। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला हमारा, है ना, 7th में ही है। और यहाँ पर जो टॉपिक है यह हो जाएगा जल, मानव पर्यावरण, अन्योक्रिय उष्ण, है ना, कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र से सम्मिलित है। जल चक्र में सम्मिलित हो जाएगा कौन सी प्रक्रिया, क्या वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। इसका मतलब क्या है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है, तो सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का हो जाता है। सोडियम क्लोराइड चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्वार और भाटा कहा जाता है, ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। और सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग भाटा कहते हैं, है ना। यानी कि महासागर और समुद्र में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो जाता है, यानी कि सूर्य का गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल हो जाता है। अपकेंद्रीय बल यानी कि क्या है, अपकेंद्रीय बल मतलब क्या, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यानी कि ज्वार प्रतिदिन कितनी बार आती है, तो ज्वार प्रतिदिन दिन में कितनी बार, 2 बार आती है ना, 2 बार।
यानी कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति की प्रमुख कारण क्या है? तो सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह घटना जो है देखने को मिलता है। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हों तो यहाँ पर बृहद ज्वार जो है वह घटना घट जाती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर कहता है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, है ना, उष्ण जल धाराएं होती है ना, बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से? तो यह होता है जापानी भाषा से, है ना। और बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? तो पहला पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या, मतलब ये दोनों सही है। बृहद ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही आते हैं। आर्किड एवं ब्रोमेलियाड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? तो यह वर्षा वन में उगते हैं, है ना। और अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करती है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को मलोका कहा जाता है। यानी कि निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदी के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है? तो सुसु नामक डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र में ही पाई जाती है। केवल एक और दो हो जाएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो यह हुगली नदी के किनारे हो जाएगा, है ना। और समुद्री जल की औसत लवणता लगभग कितना प्रतिशत प्रति हजार होता है? तो यह 35 हो जाएगा प्रति हजार। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 22 मार्च को। नेक्स्ट अगला पॉइंट हो जाएगा, पृथ्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं एवं गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं किस महादेश में बहती हैं? तो यह उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, क्या कहलाता है? जल चक्र, है ना। और सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है तो यह भूमध्य रेखा के निकट होता है। यह दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सतह द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, है ना, ज्वार भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में कौन सा एक छोटे घर के पौधों को रखने के लिए कृत्रिम अहाता है? कौन सा? ये थलशाला कहलाता है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम किसका उदाहरण है? तो महासागरीय धारा के उदाहरण हो जाते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है ना। तो मत्स्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं आपस में क्या करती हैं? मिलती है। तो मैनिऑक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो यह अमेजन का प्रमुख भोजन हो जाएगा। अमेजन का यह प्रमुख भोजन है, अमेजन का, है ना। देवदार एवं फर किसके प्रकार है? तो यह शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण हो जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो बंगाल टाइगर जो है डेल्टा क्षेत्र में मिलते हैं, डेल्टा क्षेत्र में। और वर्षा वन में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा, है ना, फसल जो है टेपियोक हो जाता है, अनानास है और शकरकंद है। मतलब उपरोक्त में से सभी फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की सहायक नदियाँ मिलकर किसका निर्माण करती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है ना, यहाँ पर। नेक्स्ट, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाए जाते हैं। डॉट नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, मतलब अमेजन नदी बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, है ना, प्रथम नदी है। और इस किस महादेश की सबसे लंबी नदी हो जाती है? तो ये दक्षिण अमेरिका की है। उस पक्षी का नाम बताइए जो आपको अमेजन के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। तो टुकान पक्षी और गुंजन पक्षी, ये दोनों हो जाएंगे, टुकान और
गुंजन पक्षी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अमेजन के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, तो यहाँ पे मुख्य भोजन इसका कसावा हो जाएगा। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण क्षेत्र में स्थित है, जो है ना, जो क्या 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। और पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर जल से ढका हुआ है, तो ये 3/4 हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है, तो कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा हो जाएगी। क्यूराइल विश्वतरीक्षीय जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है, तो यह प्रशांत महासागर की हो जाएगा, है ना। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा किस महासागर की है, तो ये प्रशांत महासागर की हो जाएगा। हम्बोल्ट जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है, तो यह प्रशांत महासागर हो जाता है ना। और निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है, अलास्का जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा या कैलिफोर्निया जलधारा या क्यूराइल जलधारा, तो केवल क्या हो जाएगा, एक हो जाता है, अलास्का जलधारा है। क्यूरोशिया किस महासागर की गर्म जलधारा है, तो यह प्रशांत महासागर हो जाता है ना। प्रशांत महासागर, पर्यावरण के संदर्भ में सारे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, क्यूरोशियो किस महासागर की गर्म जलधारा है, तो यह प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सुशिमा की जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है, तो ब्राज़ील जलधारा या लेब्राडोर की जलधारा या इमर्जिंग जलधारा या अलास्का जलधारा, तो केवल क्या होगा, 2 हो जाएगा, लेब्राडोर की जलधारा है। और लेब्राडोर की जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर हो जाता है, अटलांटिक महासागर। बेंगोला की जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। कनारी जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, है ना। फॉकलैंड की जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है, यह भी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है, तो यह फॉकलैंड जलधारा हो जाएगा, है ना। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है, तो ये भी अटलांटिक हो जाएगा। फ्लोरिडा जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है, अटलांटिक हो जाएगा। और ब्राज़ील जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और इमर्जिंग भी देखिए, तो इमर्जिंग भी किसका, अटलांटिक का है। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है, तो इमर्जिंग जलधारा हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इमर्जिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 7th क्लास का जो NCERT का बुक है ना, पर्यावरण के संदर्भ में जो भी चीज़ें था वो हम लोगों ने फर्स्ट रिवीजन के तौर पे हम लोगों ने देखा है ना। चलिए, हम लोग नेक्स्ट 8 क्लास में हम लोग प्रवेश करेंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।